नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता की मेरी सेकंड वीडियो है, यानी कि पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। इस पार्ट के माध्यम से आज हम जानेंगे सामाजिक संगठन सिंधु घाटी सभ्यता की, उसकी राजनीति, उसकी लिपियाँ किस प्रकार थीं, और फाइनली हम चर्चा करेंगे कि सिंधु संस्कृति का अंत किस प्रकार हुआ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, PDF पर आ चुके हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एंशियंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट डाल दी गई है, उस पर आप विजिट करके मेरे पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो आपको ये पार्ट 2 जो है बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सामाजिक संगठन। खुदाई से शहरी आवास के पदानुक्रम का पता चलता है, जिसके साक्ष्य हमें कालीबंगा एवं धौलावीरा से मिले हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान पड़ता है, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। तो इन दो जगहों से हमें इसके सामाजिक संगठन का पता चलता है। कहा जाता है कि गढ़ या पहला इलाका वहाँ था जहाँ शासक वर्ग रहते थे और सबसे निचले स्थान पर आम लोग रहते थे। बीच का आवास नौकरशाहों और मध्यवर्गीय व्यापारियों के लिए था। यानी कि जो सबसे प्रमुख इलाका था, यानी कि पहला इलाका जो था, वहाँ पर शासक वर्ग निवास करते थे और सबसे नीचे के इलाके में आम लोग यानी कि आम जनता रहती थी। और बीच का जो स्थान बचता है वहाँ पर नौकरशाहों या यूँ कहें तो मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए वह निवास का केंद्र था। तो इस प्रकार से आप इसके सामाजिक संगठन को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम इसी क्रम में आगे देखते हैं। अब इसके हम राजनीति व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सामाजिक संगठन हमने देख लिया। तो हड़प्पा संस्कृति अस्पष्टता किसी सत्तासीन शक्ति द्वारा संचालित होती रही होगी। दोस्तों, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा भूभाग था, इतना बड़ा क्षेत्र था, तो कोई ना कोई ऐसा शासक या ऐसी कोई शक्ति रही होगी जो इसको संचालित करती रही होगी। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई न कोई सत्तासीन शक्ति जरूर रही होगी जो इसका संचालन कर रही होगी। हड़प्पा में गढ़ संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र था। तो दोस्तों, यहाँ प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक स्वतंत्र सभ्यता थी और उस पर कोई बाहरी शक्ति अपना दबाव या आक्रमण नहीं कर सकती थी। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। आगे है, मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार ही खजाना या राजकोष होता था। यानी कि मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर खुदाई के दौरान हमें एक बहुत ही बड़ा यानी कि विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। तो संभवतः वो राजकोष या खजाना रहा होगा। मालूम पड़ता है कि कर के रूप में अनाज एकत्र किया जाता था, परंतु किसी संगठित बल या अस्थायी सेना का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। यानी कि जो टैक्स लिया जाता था वो अनाज लिया जाता था, क्योंकि उस समय सिक्के का या पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था या चर्चा में नहीं आया था, इसलिए अनाज को ही कर के रूप में लिया जाता था और उसी से एक बहुत ही विशाल अन्नागार बना था जो राजकोष के रूप में था, जिसका संचालन वहाँ का जो शासक था या जो वहाँ की शक्ति थी वो करती थी। तो चलिए नोट में हमने कुछ मेंशन किया है, उसको देख सकते हैं। लिखा है यहाँ पर, हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं तथा युद्ध में घोड़े व रथों के प्रयोग संबंधी भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये जो हमने नोट में मेंशन किया है इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको नोट में मेंशन किया है। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन के रूप में कि हड़प्पा स्थल पर मंदिर के साक्ष्य मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है और यहाँ तक कि घोड़े और रथों के भी कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अब इसकी हम धार्मिक परंपराएं देखते हैं, यानी कि वो किस धर्म को या किस देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो लिखा है यहाँ पर, हड़प्पा में महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियाँ मिली हैं। दोस्तों, यहाँ टेराकोटा से तात्पर्य है कि मिट्टी की बनी हुई मूर्ति को आग में जब पकाया जाता है तो उसे ही टेराकोटा मूर्तियाँ कहा जाता है। अभी इसका हम आगे चर्चा करने वाले हैं, फिलहाल आप मोटा मोटा ऐसे देख लीजिए। आगे है, एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। संभवतः यह छवि भूमि की देवी का संकेत देती है। हड़प्पा ने धरती को प्रजनन की देवी मानकर उसकी पूजा की। सिंधुवासी पुरुष देवता की पूजा किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो सिंधुवासी थे वो महिलाओं को भी धरती की माँ के समान मानकर उनकी पूजा करते थे। उसके साथ साथ पुरुष को भी देवता मानकर उन्होंने पूजा किया। तो आपको इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसके साक्ष्य हमें एक मुहर पर अंकित एक नर के 3 सींग वाले सिर, जिसमें वह योगी की मुद्रा में बैठा है, जिसके पास एक हाथी है, एक शेर है, एक गैंडा है और सिंहासन के नीचे एक भैंस है। तो हमें इसके साक्ष्य मुहर पर अंकित चित्र से प्राप्त होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति कुछ इस तरह से बैठा हुआ है और इस चित्रित देवता को हम पशुपति महादेव के रूप में पहचाना जाता है।
हमें पुरुष लिंग की पूजा देखने को भी मिलती है। यानी कि जो हड़प्पावासी थे या सिंधुवासी थे वो मनुष्य की देवता के रूप में भी पूजा करते थे, लिंग की भी पूजा करते थे। यहाँ तक कि सिंधुवासी पेड़ों यानी कि वृक्षों और पशुओं की भी पूजा किया करते थे। इनका साक्ष्य मोहरों से मिलता है। हड़प्पा के लोग भूत और बुरी ताकतों पर विश्वास करते थे, इसका प्रमाण ताबीज़ों से मिलता है। तो चलिए मैं आपको इसका फिगर दिखा देता हूँ पशुपति महादेव का, कि किस प्रकार उस मोहर से वो चित्र प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके 3 सींग हैं, आप देख सकते हैं ऊपर। उसके बाएं साइड आप देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर एक हाथी नज़र आएगा, उसके नीचे एक शेर नज़र आएगा, और दाहिनी साइड हम देखते हैं यानी कि राइट साइड में तो आपको एक गैंडा नज़र आएगा और उसके साथ साथ आपको एक भैंस नज़र आएगी। और जस्ट नीचे हम देखते हैं तो यहाँ आपको 2 हिरण दिखाई देते होंगे। और इस व्यक्ति की बात की जाए तो यहाँ योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, यानी कि एक पैर पर दूसरा पैर डाले हुए। तो आप इस फिगर को देख सकते हैं। अब इस फिगर को ध्यान रखिएगा, आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी धार्मिक परंपरा को देख लिया कि वो किन किन चीज़ों की उपासना करते थे। अब हम देखते हैं हड़प्पा लिपि यानी कि सिंधुवासी की लिपियाँ किस प्रकार थी। तो आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर, हड़प्पा के लोगों ने लेखन की कला का आविष्कार किया, हालांकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी कि इनकी लिपियों को अभी तक हम पढ़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। हड़प्पा की लिपि वर्णमाला के अनुसार नहीं है, यह एक चित्रकारी के रूप में है। तो ये कुछ भिन्न तरीके से भी है, इसका कारण है कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। नोट के माध्यम से हमने यहाँ मेंशन किया है कि हड़प्पा की लिपियाँ दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि आमतौर पर आप भारतीय लिपि को देखेंगे तो वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, परंतु जो हड़प्पा की लिपियाँ थीं वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो आप इसे देख सकते हैं, एक एग्जाम में पूछा गया है इससे क्वेश्चन कि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा जा सका है कि नहीं, तो आपको बताना है कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और ये लिपियाँ किस प्रकार लिखी जाती थी आप इसको भी याद रखिएगा कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आगे हम इसी क्रम में इसकी मूर्तियाँ देखते हैं। तो मूर्तियों की हम बात करें तो हड़प्पा के कारीगरों ने धातुओं की खूबसूरत छवियाँ बनाई। कांस्य से निर्मित एक महिला नर्तक इसका सबसे अच्छा नमूना है, और वह एक हार पहनने के अलावा नग्न है। यानी कि इसकी मूर्तियाँ जो हैं कांस्य से धातुओं से निर्मित हैं, और इसकी हम आपको एक मूर्ति दिखाते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस मूर्ति को आपको दिखा रहे हैं। तो ये टेराकोटा की मूर्ति है, यानी कि मिट्टी की बनी हुई, मिट्टी की नहीं बनी हुई, ये कांस्य से निर्मित मूर्ति है। तो ये मूर्ति को आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नर्तक महिला दिखाई दे रही है जो कि नग्न अवस्था में है, और इसके गले पर हम नजर डालते हैं तो एक हार पहने हुए नज़र आ रही है आपको। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, तो आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो दोस्तों हमने इसकी मूर्तियों को देख लिया, अब हम टेराकोटा की मूर्तियाँ देखते हैं। लिखा है यहाँ पर, मिट्टी की कई मूर्तियाँ आग में पकाई जाती थी जिन्हें आमतौर पर टेराकोटा कहा जाता है। तो इसकी डिफिनेशन आपको पहले ही बता चुके थे, दोबारा आप देख लीजिए। तो चलिए फाइनली हम देखते हैं कि सिंधु संस्कृति का अंत किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है यहाँ पर, विकसित हड़प्पा संस्कृति अपने पूरे अंतराल के दौरान उच्च कोटि की थी। ठीक है, एक तरह की शहर योजना, एक जैसी मोहरें, एक तरह के टेराकोटा मूर्तियाँ, तो ये सब इसकी विशेषताएं थी जो साबित करती हैं कि हड़प्पा संस्कृति बहुत ही उच्च कोटि की थी और विकसित थी। आगे हम देखते हैं इसी क्रम में, इस सांस्कृतिक पतन का कोई एक कारण ढूंढना मुश्किल है, यानी कि इसका पतन किस प्रकार हुआ इसके कारण को ढूंढना वाकई में बड़ी मुश्किल का काम है, परंतु हम अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः बाढ़ इसकी एक प्रमुख कारण के रूप में सामने आती है। यानी कि इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है कि बाढ़, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, तो नदियों के किनारे मकान बने हुए थे, जिसका कारण हो सकता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी और मकान बह गए होंगे, जिससे इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। परंतु इसके भी पुख्ता सबूत नहीं प्राप्त हुए हैं, या फिर हो सकता है कि जलापूर्ति में कमी हुई हो या नदियाँ सूख गई हों, जिससे लोग खाने पीने को तरस गए होंगे, अकाल सा पड़ गया होगा, उस कारण भी सभ्यता के विनाश होने का पता चलता है। तो हालांकि अभी इसके कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, एक अनुमान के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का ह्रास हुआ है। तो आप सिंधु संस्कृति का अंत कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है मेंस के नज़रिए से। यदि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये देखना बहुत ही आवश्यक है। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, इस पर टिप्पणी करें 150 वर्ड में या 250 वर्ड में। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को मेंशन किया है। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं।
आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक या मातृ प्रधान सभ्यता थी, इसके निम्नलिखित साक्ष्य मिलते हैं। तो देखते हैं हम क्या साक्ष्य हैं इसके। फर्स्ट है, हड़प्पा क्षेत्र से खुदाई के दौरान मिली स्त्रियों की टेराकोटा मूर्तियाँ जो कि पुरुषों के मुकाबले संख्या में अधिक हैं। यह पता चलता है कि सत्ता महिलाओं के हाथों में रही होगी। तो खुदाई के दौरान जो मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, खासकर टेराकोटा की मूर्तियाँ, तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की अधिक हैं। तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वहाँ के सत्ता रही होगी महिलाओं के हाथ में रही होगी, जो कि मातृ सत्तात्मक सभ्यता रही होगी। आगे हम देखते हैं, हड़प्पा के लोग धरती को प्रजनन की देवी के रूप में पूजा किया करते थे। अभी हमने इसका आपको जिक्र किया है, जिसका साक्ष्य एक महिला के भ्रूण से निकलते एक पौधे से पता चलता है। निश्चय ही महिलाओं को पुरुषों से अधिक सम्मान और महत्व प्राप्त था। जाहिर सी बात है, क्योंकि महिलाओं की हम पूजा करते हैं तो उनको मान सम्मान अवश्य ही ज़्यादा दिया गया होगा। तो इन सब से भी पता चलता है। आगे हम देखते हैं, इन उपरोक्त बताई गई बातों से अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनसे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता रही होगी। तो हमने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे सबको कवर कर लिया है। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कवर किया है जो कि मेंस के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। तो यदि वीडियो आप एक दो बार और देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को कवर किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।